सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे ईवीएस के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का अध्ययन कर रहे थे। और जैव विविधता के अंतर्गत 2 क्लासें पहले ही हो चुकी हैं। अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने आपको जैव विविधता क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। इसके बाद दूसरी क्लास में मैंने आपको हॉट स्पॉट पढ़ाए थे। जैव विविधता से संबंधित जो उष्ण स्थल होते हैं उनकी जानकारी भी आपको दी जा चुकी है। ठीक है, तो आज हमारी जैव विविधता से रिलेटेड 3rd क्लास होगी और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे जैव विविधता का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या पढ़ना प्रारंभ करेंगे? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है बेटा, और फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट मैं एक बार फिर से करूँगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लें जिससे कि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियोज़ को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे बेटा जैव विविधता के संरक्षण की, तो मैंने आपको बताया था कि 1992 में अर्थात 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में एक समिट अर्थात एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसे हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया होगा कि इसी पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ था बेटा, इसी पृथ्वी सम्मेलन में ही जैव विविधता को परिभाषित किया गया था अर्थात बायोडायवर्सिटी की जो डेफिनेशन थी वह कहाँ से दी गई थी, यहीं से दी गई थी अर्थात 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से ही जैव विविधता को डिफाइन किया गया था। और यह कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील का शहर था बेटा रियो डी जनेरियो। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही सबसे पहले अगर हम बात करें जैव विविधता के संरक्षण का जो प्रथम प्रयास किया गया था या प्रथम आप कह सकते हैं जो प्रयास हुआ था वो इसी पृथ्वी सम्मेलन के माध्यम से ही किया गया था। और इसी पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित योजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी बेटा? 1992 ईस्वी में। और 1992 ईस्वी में क्या हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में हुआ था और इसी सम्मेलन में क्या किया गया था बेटा, जैव विविधता को परिभाषित किया गया था। और इसके साथ ही साथ जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित पहला जो प्रयास किया गया था वो बेटा इसी पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी सम्मेलन के बाद जैव विविधता संधि अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी को लाया गया। और यह जो संधि थी बेटा अर्थात CBD, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? कन्वेंशन अर्थात C ऑन बायो से B ले लिया और डायवर्सिटी से D, तो इसको बेटा क्या कहा जाता है? CBD। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें बेटा तो यह संधि 22 मई 1992 को हस्ताक्षर हुए थे इस संधि पर। और यह संधि बेटा 29 दिसंबर 1993 से लागू हो गई थी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, जो जैव विविधता से संबंधित संधि थी, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन के बाद ही 22 मई 1992 को इस पे क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे सदस्य देशों के द्वारा।
और 29 दिसंबर 1993 से यह लागू कर दी गई थी। आप सभी अच्छे से जानते हैं बेटा, इस 22 मई को ही हम क्या मनाते हैं, 22 मई को ही मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, अर्थात विश्व जैव विविधता दिवस। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 ऑफ मे। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे जैव विविधता दिवस पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, 22 मई। अगर बाय द वे बेटा कभी ऐसा हो कि ऑप्शन में आपको 22 मई आंसर नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है किसी कारणवश, तब आप आंसर टिक करके आएंगे 29 दिसंबर जरूर मिलेगा बेटा। अगर दोनों दिए गए हैं तो 22 मई ही सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। अगर 22 मई नहीं दिया है तब आप आंसर किसको करेंगे, 29 दिसंबर को आंसर करके आएंगे। एक दो एग्जामिनेशन में मैंने ऐसा देखा है बेटा कि उन्होंने जैव विविधता दिवस पूछा, और जैव विविधता दिवस हमें मालूम है कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। लेकिन जो 4 ऑप्शन थे उन ऑप्शन में बेटा 22 मई नहीं दिया था। फिर आंसर हमारा सही क्या होगा, 29 दिसंबर होगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों साथ में दिए जाएं तो आंसर आप करेंगे 22 मई को। ठीक है, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर करेंगे जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस संधि की, तो इस संधि के जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें 3 महत्वपूर्ण प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इस संधि का सबसे पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य यह था कि भाई जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, अर्थात जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उन सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इस CBD पर हस्ताक्षर किए गए, और हस्ताक्षर करने के साथ ही साथ यह संकल्प लिया गया कि अपने अपने राष्ट्रों में जाकर हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे, अर्थात जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य था जैव विविधता के संसाधनों, अर्थात जितने भी घटक हैं उन घटकों का क्या करना चाहिए, सतत उपयोग करेंगे, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे। अर्थात अगर हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उस संसाधन का इस प्रकार उपयोग करें कि जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग कर सकें। ऐसा ना हो कि सारा का सारा संसाधन हम ही उसको उपयोग करके नष्ट कर दें। जैसे ये मार्कर है बेटा, इससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इस मार्कर का हमें सतत उपयोग करने का मतलब क्या है, इसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि इसका प्रयोग मैं भी कर लूँ और इसको डिस्ट्रॉय ना करूँ, तोड़ के ना फेंकूँ, और इसको रखा रहने दूँ, जिससे कि अन्य कोई टीचर भी आकर अगर पढ़ाना चाहेगा तो वो इस मार्कर का यूज कर सकता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। अर्थात हम क्या करेंगे, जितने भी जैव विविधता के संबंधित संसाधन हैं या घटक हैं, इन घटकों का हम कैसा उपयोग करेंगे, सतत उपयोग या सतत प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, यह दूसरा उद्देश्य था CBD का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइनल या अंतिम उद्देश्य इसका क्या था बेटा, अंतिम उद्देश्य यह था कि जैव विविधता के जितने भी संसाधन हैं, इन संसाधनों के दोहन से जो भी प्राप्त होगा हमें लाभ, उस लाभ का हम क्या करेंगे बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अर्थात उचित एवं समान वितरण करेंगे। ठीक है बेटा, उसका हम क्या करेंगे, उचित एवं समान वितरण करेंगे, अर्थात ABS सिस्टम पे आधारित होगा, जिसे हम एक्सिस एंड बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं। कि जो भी बेटा अधिकतम मैक्सिमम लाभ होगा उस लाभ को हम क्या करेंगे, जो संबंधित राष्ट्र होंगे उनमें इक्वल अर्थात समान समान डिवाइड किया जाएगा। जैसे कोई भी 2 देश हैं, अगर उनके मध्य कोई रिसोर्स है तो उसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन दोनों राष्ट्र ही करेंगे समान रूप से। और अगर ऐसा होता है कि उनसे इस के कारण कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का भी हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। अर्थात ABS सिस्टम के माध्यम से अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उन समस्याओं का समाधान भी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो संसाधन होंगे, ठीक है, उनसे प्राप्त जो लाभ होगा वो दोनों कंट्रीज़ में या जितने भी कंट्रीज होंगे उनको इक्वल रूप से क्या कर दिया जाएगा बेटा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो भी समस्या उत्पन्न होगी उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा।
ये मुख्य प्रावधान थे किसके बेटा, CBD के अर्थात जैव विविधता संधि के, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो भी थी संधि, इसके प्रमुख यह बेटा क्या थे, प्रावधान थे। अब भारत भी इसका हिस्सा बन चुका था, भारत ने भी बेटा CBD पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने क्या किया, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहली क्लास में कि जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2002 को क्या किया गया बेटा, जैव विविधता या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम क्या कर दिया गया बेटा, पारित कर दिया गया। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि भारत के अंतर्गत जैव विविधता जो अधिनियम था वह किस वर्ष पारित किया गया, 2002 को, और दिसंबर 11 में। तो एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए तब भी आप आंसर कर सकते हैं 11 दिसंबर 2002, वर्ष पूछा जाएगा तब भी आप आंसर कर सकते हैं 2002, ठीक है। तो इसी CBD के तहत ही क्या किया था, भारत सरकार ने इसको पारित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसी CBD के तहत बेटा क्या किया गया, 2 प्रोटोकॉल ऐड कर दिए गए थे, ठीक है। 2 प्रोटोकॉल क्या किए गए थे, ऐड कर दिए गए थे। आइए अब उन्हीं प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल जो था बेटा, अगर पहले प्रोटोकॉल की हम बात करें तो पहला प्रोटोकॉल था कार्टेजेना प्रोटोकॉल, और जो आया था वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो कार्टेजेना है, कार्टेजेना कोलंबिया का एक शहर है, कोलंबिया एक राष्ट्र है, कोलंबिया का शहर है कार्टेजेना। अब आप यह बताएंगे कि जो कोलंबिया राष्ट्र है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी कोलंबिया जो देश है वो किस महाद्वीप, किस कंटिनेंट के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख के हमें कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कार्टेजेना प्रोटोकॉल की, तो यह जैव सुरक्षा समझौता है। यह कैसा समझौता है, जैव सुरक्षा समझौता है। और इस समझौते की अगर हम बात करें बेटा, तो 29 जनवरी सन 2000 को पेरिस में इसको क्या किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है बेटा। कहाँ स्वीकार किया गया था, जनवरी 29 में 2000 को पेरिस में, ठीक है बेटा। अब आप बताएंगे कि पेरिस किस देश की राजधानी है, ठीक है बेटा। क्या बताएंगे, पेरिस किस देश की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में ये लिख के आप भेजेंगे। लेकिन इस पर हस्ताक्षर कब हुए बेटा, 15 मई सन 2000 को हस्ताक्षर हुए बेटा, कोलंबिया के कार्टेजेना शहर में हस्ताक्षर किए गए। इसी कारण बेटा इस प्रोटोकॉल का नाम क्या पड़ गया, कार्टेजेना प्रोटोकॉल पड़ गया। बात समझ में आई या नहीं आई, कार्टेजेना प्रोटोकॉल पड़ गया। अब बात करते हैं कि इस कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो आपने 2 बेटा वर्ड सुने होंगे, एक होता है LMO और दूसरा होता है GMO, ठीक है। फुल फॉर्म भी आप समझ सकते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और GMO की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अर्थात जितने भी जीन परिवर्तन के कारण जो उत्पाद बनाए जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे जीव जंतुओं के रूप में हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीन परिवर्तन के कारण उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जीन में परिवर्तन करने के साथ ही साथ हम नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद बनाते हैं। तो उन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बेटा LMO और GMO, अर्थात लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे बेटा, तो यह मुख्यतः एग्रीकल्चर क्षेत्र में आते हैं, जैसे सीड्स हो गया, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि GMO की बात करेंगे हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म से, ऑल ऑर्गेनिज्म से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत जीव जंतु भी आ जाएंगे और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी बीज वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनसे उत्पन्न, अर्थात LMO और GMO से उत्पन्न जैव विविधता संकट की निगरानी करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है बेटा। फिर से बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यह जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल लाया गया था, या जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल CBD के अंतर्गत जोड़ा गया था या शामिल किया गया था, उसका
प्रमुख उद्देश्य ही था बेटा एलएमओ और जीएमओ के कारण जैव विविधता पर जो संकट आता है उस संकट की लगातार क्या करना था, निगरानी करना था। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जेनेटिक तरीके से जो भी सुधारे गए उत्पाद होते हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के रूप में हो, चाहे वो बेटा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, उन उत्पादों के व्यापार को नियमित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें बेटा, तो जेनेटिक तरीके से सुधारे गए जो उत्पाद थे उनके व्यापार पर क्या करना था बेटा, उनके व्यापार को नियमित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब अगर हम बात करें बेटा कि इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, तो अगर हम प्रावधानों की बात करें तो पहला प्रावधान यह था कि जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को मंगाता है देश, अर्थात आयात करता है, तो उस आयातक देश को यह अधिकार होता है कि वह बेटा क्या कर सकता है कि इन उत्पादों अर्थात एलएमओ और जीएमओ से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उसको देता है। कौन सा प्रोटोकॉल? कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या अधिकार देता है कि अगर सपोज करो कोई देश ऐसे बीजों को या ऐसे उत्पादों को अपने देश में मंगाता है, तो मंगाने से पहले या मंगाने के लिए जब वह प्रतिबद्ध होगा तो उस आयातक देश को एलएमओ या जीएमओ उत्पादों की संपूर्ण जानकारी लेने का अधिकार कार्टेजेना प्रोटोकॉल देता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका जो प्रावधान था वो यह था कि बेटा अगर कोई राष्ट्र इसको मंगाता है, अपने यहाँ आयात करता है, और आयात करने के पश्चात क्या होता है कि वे उत्पाद उस देश के पर्यावरण या फिर अन्य उत्पादों को क्या करते हैं बेटा, हानि पहुंचाते हैं। अगर हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं तो वह राष्ट्र उन उत्पादों को अपने राष्ट्र में क्या कर सकता है बेटा, प्रतिबंधित कर सकता है, अर्थात उनके उपयोग को प्रतिबंधित करने का संपूर्ण अधिकार उस राष्ट्र को है। और यह कौन देता है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऐसा किया गया था। ठीक है बेटा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो एलएमओ और जीएमओ उत्पाद हैं, इन उत्पादकों के जो पैकेट होते हैं उस पैकेट के ऊपर बेटा उस उत्पाद से संबंधित संपूर्ण विवरण लिखना आवश्यक या अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ने यह बताया कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी उत्पाद बनाया जाता है, ठीक है बेटा, तो उस उत्पाद के पैकेट पर उस उत्पाद से संबंधित समस्त या संपूर्ण जानकारी लिखना अनिवार्य है, यह कहता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है बेटा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ICH अर्थात इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस, अगर कोई भी उत्पाद हमें मार्केट में उतारना है या उसका व्यापार करना है और वह उत्पाद कैसा है, एलएमओ या जीएमओ से संबंधित है, अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उस उत्पाद को बेटा हमें इस संस्था से अर्थात इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस ICH से क्या कराना होगा, पहले वेरीफाई कराना होगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तभी हम उसका व्यापार कर सकते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे अर्थात कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था बेटा? वर्ष 2000 में हुआ था। स्वीकार तो ये किया गया था पेरिस में 29 जनवरी 2000 को, बट हस्ताक्षर कब हुए थे बेटा? 15 मई सन 2000 को कार्टेजेना में। और कार्टेजेना कोलंबिया का शहर है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और CVD के तहत जो दूसरा प्रोटोकॉल जोड़ा गया था वो था बेटा नागोया प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल। और आप सभी जानते हैं बेटा कि नागोया जो है वो क्या है, जापान का एक शहर है। इट इज़ अ सिटी ऑफ जापान, अर्थात आप कह सकते हैं नागोया इज़ अ सिटी ऑफ जापान। नागोया क्या है बेटा? जापान का शहर है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जापान की राजधानी लिख के कमेंट करेंगे। ठीक है। तो 3 सवाल मैंने कमेंट के लिए आपको दिए हैं, ज़रूर अनिवार्य रूप से कमेंट आपको करना है। पहले तो मैंने आपसे क्या पूछा था कि जो कोलंबिया है बेटा वह किस महाद्वीप का देश है, किस कंटिनेंट का देश है? पहला तो क्वेश्चन मैंने यह पूछा। दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था वो यह पूछा था कि पेरिस
किस देश की राजधानी है? पेरिस किस देश की राजधानी है? और तीसरा प्रश्न यहाँ से उत्पन्न हो गया बेटा कि नागोया मैंने अभी बताया, यह क्या है बेटा? जापान का शहर है और आपको बताना है जापान की राजधानी क्या है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नागोया प्रोटोकॉल की ओर। अगर हम नागोया प्रोटोकॉल की बात करें बेटा, तो नागोया प्रोटोकॉल जो था वो जंगलों, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए 24 अक्टूबर सन 2010 को हुआ था। ठीक है, अगर हम नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ था बेटा? तो आप कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर सन 2010 को। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी बेटा एबीएस को महत्व दिया गया था, अर्थात एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, अर्थात अधिकतम लाभ वितरण पर जोर दिया गया था। इसीलिए बेटा इस नागोया प्रोटोकॉल को एबीएस समझौते के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात आप कह सकते हो नागोया प्रोटोकॉल इज नोन एज एबीएस। ठीक है, एबीएस कॉन्ट्रैक्ट, एबीएस समझौते के रूप में भी जाना जाता है। आप यह कह सकते हैं कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग समझौते के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा, और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह जो नागोया प्रोटोकॉल था यह COP10 था, अर्थात COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी प्रथम अर्थ समिट के बाद यह प्रति 2 वर्ष के पश्चात होता था। ठीक है, प्रति 2 वर्ष के बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया जाता था। तो यह नागोया प्रोटोकॉल बेटा क्या था? COP10 था, अर्थात 10वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ था। ठीक है, जो कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, और जापान के किस शहर में? नागोया शहर में हुआ था। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 11 हुआ था, 11। ठीक है, और यह हुआ था हैदराबाद भारत में, और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बेटा प्रति 2 वर्ष के पश्चात आयोजित किए जाते थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। नागोया प्रोटोकॉल जंगलों, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए 24 अक्टूबर 2010 को जापान के शहर नागोया में हुआ था, और इसमें अधिकतम लाभ वितरण पर जोर दिया गया था। इसी के कारण बेटा इसको एबीएस समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 2020 तक, अर्थात 10 वर्ष का टारगेट दिया गया था। 10 वर्षों में कुछ लक्ष्य अचीव करने थे, जिन्हें याची लक्ष्य कहा गया, याची टारगेट कहा गया था। क्या कहा गया था बेटा? याची टारगेट। अतः इस प्रोटोकॉल को बेटा याची टारगेट के रूप में भी जाना जाता है। आप याची लक्ष्य के रूप में भी जान सकते हैं इसको। और यह बेटा लक्ष्य हमें 10 ईयर्स में अचीव करने थे, अर्थात 2010 में यह प्रोटोकॉल आया था, और 10 से लेकर हमें बेटा 2020 तक, फाइनली 2020 तक क्या करना था? कुछ लक्ष्य थे उनको हासिल करना था। तो अगर हम बात करें बेटा पहले लक्ष्य की, तो पहला लक्ष्य था बेटा हमें 2020 तक विश्व के समस्त भूभाग का लगभग 17% भूभाग का क्या करना था बेटा? संरक्षण करना था। 17% जो भूभाग है पूरे विश्व का, उस विश्व का संरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया था, और यह लक्ष्य 2020 तक के लिए था। ठीक है बेटा, अगले लक्ष्य की बात करें 2020 तक की अगर हम बात करें बेटा, तो 10% जो समुद्री क्षेत्र है, ओशनिक रीजन है, उनका संरक्षण भी करना लक्ष्य रखा गया। क्यों यह दोनों लक्ष्य रखे गए? क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, अगर हम 17% भूभाग का संरक्षण कर देंगे, 10% हम समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण कर देंगे, तो इससे बेटा क्या होगा? जैव विविधता का विकास होगा, और जैव विविधता का विकास होगा तो जैव विविधता का संरक्षण ही तो हमें करना था। तो यह लक्ष्य इसमें रखे गए थे। ठीक है बेटा, अगर इसके आगे की बात करें तो 15% क्षतिग्रस्त जैव विविधता को पुनः जीवित करने का भी लक्ष्य रखा गया था। अर्थात 2020 तक एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि अभी तक जितना भी क्षति पहुंची है जैव विविधता को, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 15% जो है उसको हमें क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। पुनर्जीवित करने का टारगेट रखा गया था। ठीक है बेटा,
इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा, तो अभी जैसा कि कोरल रीफ को ही बेटा प्रवाल भित्ति कहा जाता है, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण का भी टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, और यह सभी टारगेट हमें 10 ईयर्स के अंतर्गत अचीव करने थे, अर्थात वर्ष 2020 तक यह सभी लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है बेटा, तो यह नगोया प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन इसमें एक वर्ड आया, प्रवाल भित्ति क्या होती है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, प्रवाल भित्ति का अगर मतलब आपको बताएं तो प्रवाल या मूंगा एक जीव होता है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना को मुक्त करता है। जब वह मर जाता है तो उसके जो स्केलेटन्स होते हैं अर्थात हड्डियां होती हैं, मृत शरीर एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और एक दीवार नुमा आकृति या पहाड़ी का निर्माण कर लेते हैं, जिसे बेटा कहा जाता है प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं इसी प्रवाल भित्ति को बेटा क्या कहा जाता है, समुद्रों का वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है बेटा, समुद्रों का वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ही ग्रेट बैरियर रीफ है। और यह ग्रेट बैरियर रीफ बेटा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ही कहलाती है बेटा ग्रेट बैरियर रीफ। और यह ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगर हम बात करें बेटा इस प्रवाल या मूंगे जीव की, तो यह सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। किस संघ का जीव है, तो आप आंसर करेंगे सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। और अगर हम बात करें बेटा भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वह लक्षद्वीप भी किस तरीके का बेटा एक कोरल रीफ ही है, अर्थात एक प्रवाल भित्ति के रूप में ही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारा जो लक्षद्वीप है वो बेटा एक कोरल द्वीप है। ठीक है बेटा, कोरल द्वीप है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो यह बेटा था जैव विविधता का संरक्षण, और संरक्षण में मैंने आपको CBD अर्थात जैव विविधता अधिनियम या जैव विविधता संधि के बारे में बताया, और संधि के साथ ही साथ 2 प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल को भी बताया। अगली क्लास में बेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।